नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के रिश्तों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये रिश्ते जो कभी लगते थे कि बस जरूरत के हिसाब से लेन देन वाले हैं, अब एक काफी मजबूत एक रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुके हैं। बिल्कुल। और इसका ताजा उदाहरण है ये 10 साल का नया रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क 2024 से 2034 तक। ये बस हथियार खरीदने बेचने की बात नहीं है ना। ये कुछ और ही इशारा कर रहा है। सही कहा आपने। ये कोई अचानक से हुआ समझौता नहीं है। असल में ये उन समझौतों की नींव पर खड़ा है जो पहले हो चुके हैं। आपको याद होगा 2016 में लीमो आया। हाँ, लॉजिस्टिक्स वाला। जी, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। फिर 2018 में कॉमकासा, मतलब कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। और 2020 में बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट। इन्होंने एक तरह से जमीन तैयार की। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बदलाव अब दिख रहा है वो है भारत की भूमिका में। पहले जैसे भारत सिर्फ एक खरीदार था, एक बायर, अब वो धीरे धीरे एक, अब कह सकती हैं, सह निर्माता, एक को डेवलपर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और यही सहन निर्माता वाली बात, इसी पर आज हमें फोकस करना है। इसका असल मतलब क्या है, क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ कुछ रक्षा सौदों से तो कहीं ज्यादा बड़ी बात लगती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। शायद दोनों देशों की जो डिटरेंस पावर है, मतलब दुश्मन को हमला करने से रोकने की ताकत, उसे और मजबूत करने की कोशिश। इसके पीछे सोच क्या है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा रणनीतिक शिफ्ट है। देखिए, पहले जब भारत अमेरिका रक्षा सहयोग की बात होती थी तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता था? जॉइंट एक्सरसाइज, है ना, मालाबार युद्ध अभ्यास। हाँ बिल्कुल। नौसेना का मालाबार अभ्यास, एयरफोर्स का कोप इंडिया, आर्मी का युद्ध अभ्यास, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और ये जारी भी है। लेकिन अब जो सहयोग का दायरा है वो बहुत बहुत बड़ा हो गया है। जैसे अब इसमें इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है। खास तौर पर हिंद प्रशांत में जो समुद्री गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए जॉइंट मॉनिटरिंग। अच्छा, जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस। जी हाँ। और इतना ही नहीं, मानवीय सहायता और आपदा राहत, मतलब HADR ऑपरेशंस में भी मिलकर काम करना। ये सब दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा और तालमेल का स्तर कितना बढ़ गया है। ये दायरा तो वाकई काफी फैल गया है। अच्छा, अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये बढ़ता सहयोग क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि रूस जैसे पुराने सप्लायर पर निर्भरता कम करनी है, या और भी कोई गहरी वजह है? देखिए, दोनों बातें हैं। ये सच है कि भारत लंबे समय से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर काफी निर्भर रहा है। उस निर्भरता को कम करना, डाइवर्सिफाई करना, ये जरूर एक मकसद है। इससे भारत के पास ज्यादा विकल्प होते हैं। सही बात है। लेकिन ये सिर्फ विकल्पों की बात नहीं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, चीन का बढ़ता हुआ असर, उसको देखते हुए अमेरिका के साथ ये गहरी साझेदारी भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद करती है। ये भारत की जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने की नीति है, उसी का हिस्सा है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, लेकिन समान सोच वाले देशों के साथ मजबूत पार्टनरशिप भी बनाएंगे। ये तो हुई भारत की बात, पर अमेरिका क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उनके बड़े गेम प्लान में भारत कहाँ फिट होता है? अमेरिका के लिए खासतौर पर उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, उसके लिए भारत एक शायद सबसे अहम पार्टनर है। सबसे अहम? हाँ, आप सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, सेना प्रोफेशनल और काफी मजबूत है। इंडो पैसिफिक में एक नियम आधारित व्यवस्था बनी रहे, समुद्र के रास्ते खुले और सुरक्षित रहें, और चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस किया जा सके। इसके लिए अमेरिका को भारत जैसे एक बड़े और सक्षम साथी की जरूरत है। ये साझेदारी अमेरिका को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में मदद करती है। तो ये सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं, ये साझा मूल्यों और हितों पर आधारित एक लंबी रेस की रणनीति है। दिलचस्प है। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे ये रिश्ता अब सिर्फ फौजी साजो सामान या अभ्यास से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री तक पहुंच रहा है। आपने वो सह निर्माता वाली बात कही थी, क्या ये IND-USX जैसी जो पहले हैं वो इसी दिशा में है? हाँ बिल्कुल। IND-UX यानी इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका मकसद क्या है? दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स, इन सबको एक साथ लाना, ताकि ये नई टेक्नोलॉजी जल्दी विकसित हो सके। एग्जैक्टली, इनोवेशन को तेज करना। लेकिन अगर किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जो इस सह निर्माण वाली भावना को सही मायने में दिखाता है, तो वो है जनरल इलेक्ट्रिक।
यानी जीई एरोस्पेस और हेल के बीच F414 जेट इंजन बनाने का समझौता। हाँ, F414 इंजन, इसकी बहुत चर्चा हुई थी। ये इतना खास क्यों है? क्या ये सिर्फ इंजन भारत में बनाने की बात है, असेंबल करने की? नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा है। देखिए, जेट इंजन बनाना, खासकर मॉडर्न फाइटर जेट्स के लिए, ये बहुत ही ऊंची और जटिल टेक्नोलॉजी है। दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो ये कर सकते हैं। सही। इस समझौते में सिर्फ भारत में इंजन बनाना शामिल नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा भी ट्रांसफर होगा। बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ये। ये भारत को भविष्य में खुद ऐसे इंजन डिजाइन करने और बनाने की क्षमता हासिल करने में मदद कर सकता है। ये असल में मेक इन इंडिया को मेक विद इंडिया के लेवल पर ले जाता है। मतलब सिर्फ असेंबली नहीं, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सब में साझेदारी। तो ये भविष्य के लिए वाकई एक बड़ा कदम है। क्या जेट इंजन के अलावा और भी ऐसे एरिया हैं जहां हम इस तरह का को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन देख सकते हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल, बहुत संभावनाएं हैं। आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का डिफेंस में इस्तेमाल। हाँ, एआई तो हर जगह है आजकल। बिल्कुल। फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर की तकनीकें, क्वांटम कंप्यूटिंग जो कम्युनिकेशन और कोड ब्रेकिंग को पूरी तरह बदल सकती है, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनका डिजाइन, उनका प्रोडक्शन जो हर मॉडर्न डिवाइस के लिए जरूरी है, और स्पेस डिफेंस, अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स वगैरह की सुरक्षा, स्पेस से निगरानी, इन सब क्षेत्रों में जॉइंट R&D यानी मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब ये सिर्फ फौज तक सीमित नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ मिलिट्री के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। ये पार्टनरशिप भारत के पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम को, स्किल डेवलपमेंट को, हमारे इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने का एक बड़ा मौका देती है। ये टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के बीच एक पुल का काम कर सकती है। इस पूरी बदलती तस्वीर का दुनिया पर, जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर हो रहा है? क्या दुनिया भारत को अलग तरह से देख रही है? हाँ, निश्चित रूप से इसका असर बहुत गहरा है। भारत की इमेज बहुत तेजी से बदल रही है। पहले, जैसा मैंने कहा, भारत को अक्सर एक सिक्योरिटी कंज्यूमर की तरह देखा जाता था। मतलब जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों से हथियार और तकनीक खरीदता है। जी, लेकिन अब भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभर रहा है। सुरक्षा प्रदाता मतलब एक ऐसा देश जो ना सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकता है, बल्कि अपने क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में मदद भी कर रहा है। अपनी नौसेना की बढ़ती ताकत के जरिए, मानवीय सहायता पहुंचाने की क्षमता के जरिए, जैसे अदन की खाड़ी में जो समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चलते हैं, उनमें भारत की भूमिका। हाँ, वो तो काफी एक्टिव रही है। या फिर पड़ोसी देशों में कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद पहुंचाता है। ये सब इसी बदलती भूमिका के उदाहरण हैं। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, बल्कि क्षेत्र की स्थिरता में भी योगदान दे रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया में एक स्वतंत्र ध्रुव या सेल्फ बैलेंस्ड पावर की तरह अपनी जगह बना रहा है? मतलब जो किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले लेता। ये बिल्कुल सही अवलोकन है। भारत की विदेश नीति की बुनियाद हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रही है, लेकिन अब क्योंकि भारत की क्षमताएं बढ़ रही हैं, वो इस नीति पर और असरदार तरीके से चल पा रहा है। रक्षा संबंध है जिन्हें वो बैलेंस कर रहा है। चीन के साथ सीमा पर तनाव है, लेकिन भारत उसे सिर्फ एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक जटिल चुनौती की तरह देखता है जिससे निपटना है। तो भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर जरूरत के हिसाब से सहयोग या मुकाबला कर रहा है। इसे आप मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं। ये दिखाता है कि भारत अब अपने दम पर खड़ा है। और ये समझना शायद उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या भारत की विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर नजर रखते हैं। जी हाँ, ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हर बड़ी साझेदारी में कुछ ना कुछ चुनौतियां, कुछ जोखिम तो होती ही हैं। हमें किन चीजों को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा? क्या ये रास्ता उतना सीधा है जितना दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां कई हैं और उन पे नजर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी एक देश पर, चाहे वो कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, जरूरत से ज्यादा निर्भरता आपकी अपनी रणनीतिक आजादी को, फैसले लेने की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित कर सकती है। हाँ, ये तो है। कल को मान लीजिए अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं या उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होता है, तो उसका असर इस साझेदारी पे पड़ सकता है।
इसलिए भारत को हमेशा अपने दूसरे विकल्प भी खुले रखने होंगे और आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार बढ़ते रहना होगा। और अमेरिका की तरफ से क्या चुनौतियां आ सकती हैं? उनके सिस्टम में कुछ ऐसी बातें हैं जो रुकावट बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, अमेरिकी कानून और नीतियों में कई बार ऐसी शर्तें होती हैं जो थोड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। जैसे जो हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, उसको ट्रांसफर करने के नियम बहुत कड़े होते हैं। अच्छा। कई बार अमेरिकी कांग्रेस कुछ शर्तों के साथ ही इसकी इजाजत देती है। फिर एक कानून है कैट्सा। हाँ, वो रूस से हथियार खरीदने पर लगने वाले प्रतिबंधों वाला। जी, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके तहत अमेरिका उन देशों पर पाबंदी लगा सकता है जो रूस जैसे देशों से बड़े हथियार खरीदते हैं। हालांकि भारत को अभी तक इससे छूट मिलती रही है, लेकिन भविष्य में ये एक मुद्दा बन सकता है, खासकर अगर भारत रूस से कोई बड़ी डील करता है। तो ये सब चीजें भारत के विकल्पों पर एक तरह का दबाव बना सकती हैं। और भारी चुनौतियां जैसे चीन का रिएक्शन क्या हो सकता है इस बढ़ती भारत अमेरिकी नजदीकी पर? देखिए, चीन इस साझेदारी को बहुत बहुत ध्यान से देख रहा है और वो इसे अपने बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक कोशिश के तौर पर देखता है। तो वो कैसे रिएक्ट कर सकता है? कई तरह से। सबसे सीधा तो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ा सकता है, जैसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है। हाँ, वो तो चिंता की बात है ही। इसके अलावा चीन इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवी की मौजूदगी और एक्टिविटीज को और बढ़ा सकता है, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और गहरे कर सकता है, या फिर इस इलाके के दूसरे देशों पर आर्थिक या डिप्लोमेटिक दबाव बना सकता है कि वो भारत अमेरिका के ज्यादा करीब ना जाएं। ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल चेस है। और अंदरूनी तौर पे देखें तो सप्लाई चेन का मसला, निवेश का संतुलन, इतने बड़े रक्षा सहयोग के लिए मजबूत सप्लाई चेन भी तो चाहिए होगी। और देश के अंदर रक्षा खर्च बनाम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी खर्चों में बैलेंस कैसे बनेगा? ये दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल और गंभीर चुनौतियां हैं। आजकल के जो एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उनके पुर्जे और टेक्नोलॉजी दुनिया भर से आती है। इनकी सप्लाई चेन को ठीक रखना, उसे किसी भी बाहरी दबाव या रुकावट से बचाना, ये अपने आप में एक बहुत काम है। इसमें साइबर अटैक का खतरा भी जुड़ जाता है। सही। और दूसरी तरफ वो पुरानी बहस है गन्स वर्सेस बटर। रक्षा पर आप जितना ज्यादा खर्च करते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों पर कम खर्च हो पाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, सबसे जरूरी है, लेकिन देश के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो हाँ, साझेदारी जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता और स्वायत्ता को हमेशा सबसे ऊपर रखना होगा। इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता क्या दिखता है? भारत इस पार्टनरशिप का फायदा कैसे उठाए बिना अपनी आजादी और हितों को दांव पर लगाए? देखिए, मेरे ख्याल से मूल मंत्र यही होना चाहिए कि ये साझेदारी भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए, न कि और ज्यादा निर्भर। ये जो को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो सामान हम बाहर से मंगाते थे वो अब देश में बनने लगें। मतलब सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो फिर क्या? हमें ऐसी इनोवेशन पार्टनरशिप बनानी चाहिए जिससे हम भविष्य की टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स साथ मिलकर तैयार कर सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी जो न सिर्फ भारत की ज़रूरतें पूरी करे, बल्कि जिसे हम दुनिया को बेच भी सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, ये तो एम्बिशियस गोल है। क्या कुछ और ठोस कदम हो सकते हैं? किन एरिया पर खास ध्यान देना चाहिए? जॉइंट मैरिटाइम प्रोजेक्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया हो सकता है। इनके जरिए हम डिफेंस कॉपरेशन को ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास से जोड़ सकते हैं। वो कैसे? जैसे समंदर की निगरानी के लिए जो टेक्नोलॉजी हम मिलकर बनाते हैं, वो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि फिशरीज मैनेजमेंट, समुद्री पर्यावरण की देखभाल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में भी काम आ सकती है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी या AI में जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उनसे जो क्षमता बनेगी, उसका फायदा सिर्फ डिफेंस को नहीं, सिविलियन सेक्टर्स को भी मिलेगा। और जो बातचीत के मैकेनिज्म हैं, जैसे 2+2 डायलॉग, हाँ, उन्हें और मजबूत और असरदार बनाना होगा। जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिलते हैं, ये सिर्फ साल में एक बार मिलने की रस्म अदायगी ना हो, बल्कि लगातार संपर्क बना रहे, मुद्दों का जल्दी हल निकले, ऐसा एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से पूरी तस्वीर सामने रखी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। निष्कर्ष यही है कि ये भारत अमेरिका रक्षा समझौता सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री या कुछ फौजी अभ्यासों की कहानी नहीं है,
बिल्कुल नहीं। ये भारत की जो बढ़ती हुई रणनीतिक सोच है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की जो उसकी गहरी इच्छा है, और दुनिया में एक ताकत के तौर पर उसकी जो विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, ये उसका प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह ले रहा है। और खासकर इंडो पैसिफिक इलाके में ये समझौता भारत को एक जिम्मेदार शक्ति, एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर स्थापित करने में मदद करता है। हाँ, एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि इस पूरे रीजन में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में एक्टिव योगदान देने को तैयार है। और ये सब करते हुए वो अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता नहीं करती। ये पार्टनरशिप दिखाती है कि साझेदारी, संप्रभुता और स्वायत्तता, ये तीनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। और आज की जो मल्टीपोलर दुनिया है, उसकी जरूरत भी यही है। बेहतरीन। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि ये पार्टनरशिप डिफेंस, टेक, को डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक ताकत पर केंद्रित है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत इस डिफेंस पार्टनरशिप से जो टेक्नोलॉजी, जो इंडस्ट्रियल मौके, जो इनोवेशन का माहौल बन रहा है, उसका फायदा असल में अपनी पूरी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कैसे उठा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या डिफेंस सेक्टर में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो क्षमताएं बन रही हैं, वो दूसरे इंडस्ट्रीज जैसे सिविल एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे बढ़ा सकती हैं? कैसे ये पक्का किया जाए कि इस साझेदारी का लाभ सिर्फ कुछ बड़ी रक्षा कंपनियों तक ही ना रह जाए, बल्कि देश के आम आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने में भी काम आए? इस पर जरूर सोचिएगा।